स्टेशन चाहिए, हम जेल में रहेंगे। अगर मेरे बच्चों को उठा लिया इन लोगों ने ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता वता है कि नहीं, बस डिसीजन दे दिया उठा कर। कभी कभी हमारे देश में कुछ ऐसा हो जाता है, एक ऐसी स्टोरी आ जाती है जिससे देश के बारे में हमारा जो नजरिया होता है वो पूरी की पूरी तरीके से बदल जाता है। एक साइडेड जजमेंट हुआ है। जब ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में सब सिटीजन ज़ॉम्बीज बन गए हैं, यानी सरकार हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, कोई भी आदेश निर्देश फैसला हो, लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फर्क उन्हें पड़ता नहीं। जनता की है एक पुकार। जब लग रहा था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज बस डॉक्टर अंबेडकर की एक कहावत बनकर रह गई है, तभी अचानक इंडिया गेट पर एक जन सैलाब देखने को मिला। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जब लग रहा था कि गोदी मीडिया की गंदगी और दोगलापन को सब सच मानकर बैठ चुके हैं, तभी इस मुद्दे पर लोगों का सोया हुआ जमीर जगता दिखा। This media channel, bloody mother. जब लग रहा था कि कोर्ट्स में सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है, तब उसी समय 3 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग के मैटर को 2 बार सुना। The Supreme Court has now shifted the suo moto case to a newly constituted 3-judge bench. एसएससी एग्जाम मिसमैनेजमेंट, इलेक्शन कमीशन की वोट चोरी, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर गाड़ियों को मार डालना, अमेरिका का हमारे ऊपर इस तरीके से भीषण टैरिफ लगा देना, गाजा में बच्चों का भूखा मरना, ये सारे वो इश्यूज हैं जिससे हमें फर्क पड़ता है, जिनके बारे में हम यहां एपिसोड बनाते हैं देशभक्त पर। लेकिन इन सारी चीजों से, इन सारी नाइंसाफियों से भले ही लोगों को, हमारे देश के लोगों को फर्क ना पड़े, लेकिन दिल्ली वालों ने और देश के तमाम डॉग लवर्स ने यह बात तो साबित कर दी है कि वो अगर चाहे तो आज के डेट में भी सरकार को, सिस्टम को, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को नोटिस पर डाल सकते हैं। हमने यह भी दिखा दिया कि नॉट ओनली डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, बट मैन इज ऑल्सो डॉगिश's बेस्ट फ्रेंड। हमारे फ्रीडम को नहीं मत जाने दो प्लीज। हमारे बच्चे हमारे इनको मैं हाथ जोड़ती हूँ। लोगों का ये जज्बा देखकर बहुत अच्छा लगा और शायद इसीलिए आज ये एपिसोड भी बना रहे हैं। लेकिन बस आशा मैं इतना करता हूं राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि इस मुद्दे के निपट जाने के बाद, और ये मुद्दा जरूर निपटेगा, इन फेवर ऑफ डॉग्स में निपटेगा, मैं ये भी बता देता हूं। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि इसके बाद, इस मुद्दे के बाद इंसान इतनी हमदर्दी, इतना कंसर्न, इतना पैशन दूसरे निहत्थे, कमजोर, बेबस, बेसहारा इंसानों के प्रति भी दिखा दे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंस डे के हफ्ते में ऐसा क्या कर दिया कि देश 2 में बंट चुका है। क्या लॉजिक था सुप्रीम कोर्ट का इस विवादास्पद ऑर्डर को पास करने का? क्या इसे इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है? और क्यों इस पूरी कहानी ने हमारे अंदर का जो कुत्ता है वो साफ तौर से सबको दिखा दिया है। 11 अगस्त को 2 जज बेंच और 14 अगस्त को 3 जज बेंच ने यह स्ट्रे डॉग मेनिस वाला मामला सुना और अभी के लिए उन्होंने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। याद रखिए 11 तारीख को क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नेशनल कैपिटल रीजन में सारे कुत्ते हैं, जितने भी हैं, आप उन्हें उठाकर शेल्टर होम में डाल दोगे। अब इस मैटर को फिर से सुनते हुए, क्योंकि क्या हुआ कि कुछ लॉयर्स ने पॉइंट आउट किया चीफ जस्टिस को कि ये जो डायरेक्शन पास किया है ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस ऑर्डर्स पास किए हैं उसको ब्रीच करता है, उसके खिलाफ जाता है। इस तरीके से आप डॉग्स को उठाकर शेल्टर होम में नहीं डाल सकते हो। और इसीलिए 3 जज बेंच ने इस मामले को फिर से 3 दिन बाद सुना। अभी के लिए उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया है। इसका मतलब है कि इस कार्रवाई पे अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता क्या कहते हैं कि देखिए इस सब चीज ना, इसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेनिस है, एक लाउड वोकल माइनॉरिटी है जो कुत्तों के पक्ष में बोल रहे हैं, और एक साइलेंट सफरिंग मेजॉरिटी है जो भुगत रही है, जिनको काटा जा रहा है, जिन पर रेबीज लग रहा है। अब अटॉर्नी जनरल का यह कहना है, और यहां आती है लॉजिक। देखिए कि लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं मांस मछली खाते हुए, दे आर ईटिंग मीट एंड दे आर क्लेमिंग टू बी एनिमल लवर्स। इसको कहते हैं कुत्ता लेवल लॉजिक। अरे सोशल मीडिया पर हम लोग ऐसे में ही ये लॉजिक देख रहे हैं जहां लोग कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई करने के लिए एक दूसरे के साथ राजी हो चुके हैं, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स बट बेस्ड ऑन इमोशन, कि अगर तुम मांस मछली खाते हो, अगर तुम मीट खाते हो, तो तुम डॉग्स के पक्ष में नहीं बोल सकते हो।
वैसे ऐसे लोगों को याद दिला दे कि हिटलर भी मांस मछली नहीं खाता था और कुत्तों से उसे बहुत ज्यादा प्यार था। अब हिटलर ने आगे जाकर क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस ऑर्डर में और इस पूरे डिबेट में लॉजिक क्या है? क्या हम इस पूरे मुद्दे को लॉजिक से देख सकते हैं, सोच सकते हैं, एनालाइज कर भी सकते हैं? क्योंकि इसमें इतना पैशन कंपैशन इन्वॉल्व है। कुत्तों से मुझे भी बहुत प्यार है, कुत्तों ने मुझे काटा भी है, लेकिन मेरा प्यार तब भी उसके लिए कम नहीं हुआ है। जब मैं 8 साल का था तब मिशा नाम के एक डॉगी ने मुझे काटा था, राइट हियर, आज भी उसके निशान है। लेकिन इस मैटर को थोड़ा सा इमोशन कम करके और लॉजिक बढ़ाकर देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है, उन्होंने ऐसा किया क्यों है? अगर आप डेटा की बात करें, 37 लाख डॉग बाइट्स होते हैं हमारे देश में हर साल। अब एजी का भी यही कहना है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 10,000 डॉग बाइट्स एवरी डे एवरेज पर आता है। इकोनॉमिक टाइम्स में इसके बारे में रिपोर्ट छपा है। 20,000 रेबी डेथ्स हैपन एवरी ईयर। अगर आप WHO का डेटा देखें तो 20,000 रेबीज से मौतें होती हैं। तो अगर यह ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इस डेटा पर आधारित था तब तो ठीक है, लेकिन डेटा यह भी दिखाता है, सरकारी डेटा यह दिखाता है कि अगर आप दिल्ली की बात करें तो 2022 और 2025 के बीच में तो दिल्ली में 0/अंडा डेथ्स हुए हैं रेबीज से। तो यह ऑर्डर दूसरे जगह पारित हो सकता था, दिल्ली में क्यों पारित हुआ? दिल्ली में तो यह मुद्दा ही नहीं है। अगर आप रेबीज का मुद्दा उठा रहे हो, कम से कम वो मुद्दा तो बनता ही नहीं है। तो इतनी अर्जेंसी से 8 हफ्ते के अंदर सारे कुत्ते हटा दो नेशनल कैपिटल रीजन से, ऐसा हो सकता भी है या नहीं? और देखिए तेवर, देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के, अगर कोई भी इसको रीलोकेशन को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, माने सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आई कोट, फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट द रूल्स। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट यह बोलने लगे दैट कुछ टाइम के लिए आप रूल्स को भुला दो, उसको ताक पे रख दो, और आप एनिमल राइट्स ग्रुप को बोल रहे हो कि अगर रीलोकेशन अटेम्प्ट्स को रोकने की कोशिश करोगे तो आपके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, आपके खिलाफ भी हम प्रोसीडिंग कर सकते हैं अगर आप ऐसा कोई रेजिस्टेंस करोगे। तो इतना जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आया है और इतनी तीव्र गति से जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आया है, ऐसा क्यों हुआ है? इतना बड़ा मेनिस था या नहीं था, या इसके पीछे एक और रीजन है इतने बड़े विशाल ऑर्डर के पीछे? देखिए, सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन चाहे वो सरकार हो या प्रशासन हो या कोर्ट्स हो, सबको बड़े बड़े बोल्ड ब्यूटीफुल हेडलाइंस, बड़े बड़े ऑर्डर पसंद आते हैं जिससे उनकी लेगेसी बनती है। याद है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट ने ही सपोर्ट किया था 10 साल के पेट्रोल, 10 साल के डीजल, 15 साल के पेट्रोल की गाड़ियों को बैन कर दो, ऐसे ही एक झटके में बैन कर दो। क्या लॉजिक है 10 साल, 11 साल, 12 साल क्यों नहीं? क्या लॉजिक है डीजल के लिए 15 साल, 10 साल या 16 साल क्यों नहीं? अब इतने साल बाद जाकर समझ में आ रहा है कि ये 10 और 15 साल के बैन के पीछे कोई लॉजिक नहीं था। इस ऑर्डर को अब अंडू किया जा रहा है, जब इतनी गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, या लोगों ने आउट ऑफ प्रेशर आकर नई गाड़ी भी खरीदी। सेम आज हो रहा है E20 फ्यूल के साथ। सरकार ने सोचा 5 साल पहले हम E20 को इंट्रोड्यूस कर देंगे। नतीजा कि 3 साल पुरानी गाड़ी भी आज के डेट में आउटडेटेड हो चुकी है, उसकी मशीन मरने लगेगी E20 ब्लेंडेड फ्यूल से। लेकिन अगर ऑन शेड्यूल 5 साल बाद किया जाता तो लोगों को ट्रांजिशन करने में भी टाइम मिलता। तो नेट सबको पसंद है बुलडोजर जस्टिस। एक बड़ा सा ऑर्डर पास कर दो, कोई ऑपोजिशन तो होने वाला है नहीं, कोई सवाल पूछने वाला है नहीं, अकाउंटेबिलिटी देने वाला कोई हमें देना नहीं होगा, तो हमने ऑर्डर पास कर दिया। चलिए, ऑर्डर तो पास हो गया, हेडलाइंस भी बन गए, लेकिन बात यह है कि ये ऑर्डर का कंप्लायंस कहां से होगा? कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट सही बोलते हैं कि भैया कंप्लायंस किसके ऊपर होगा? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या NDMC, इनको इमीडिएटली डॉग शेल्टर बनाने होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। यह सब कितने दिनों में होगा? 8 साल नहीं, 8 हफ्तों के अंदर यह सब करना होगा। 1 मिलियन डॉग्स के बारे में बात हो रही है, 10 लाख कुत्तों के बारे में एवरेज की बात हो रही है। उसको 8 हफ्ते में उनके लिए आपको शेल्टर्स क्रिएट करने होंगे विद CCTV कैमरास। मजाक चल रहा है यहां। और वही कॉर्पोरेशन से आप ये सारी चीजें कर रहे हो, कह रहे हो, जो इतने सालों से फेल करती आई है। अरे शेल्टर होम्स अगर बनाना होता इतने सालों में नहीं किया होता, अगर डॉग्स को स्टेरलाइज करना होता तो इतने सालों में नहीं किया होता। इतना सब कुछ नहीं किया है, वैक्सीनेशन नहीं किया, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की, इनके लिए शेल्टर नहीं बनाया, और अब आप बोल रहे हो कि ये 8 हफ्तों में हो जाएगा। मान लेते हैं आपकी बात, सारे डॉग्स को आप भेज दो शेल्टर्स में, लेकिन एक बात बताओ, डॉग्स को इतना बड़ा पनिशमेंट देने से पहले उन लोगों को पनिश करोगे जो ये रिस्पॉन्सिबल थे कि इतने स्ट्रे डॉग्स क्रिएट कैसे हो गए? उनके लैक एंड डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए पनिश करोगे उनको?
उन पर तो कोई पनिशमेंट नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जब डॉग पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी तो डॉग का बेस्ट फ्रेंड तो मैन ही है, तो भैया उसने अगर उसको खाना खिला दिया तो इतना बड़ा गुनाह और इतना बड़ा वो क्रिमिनल एक्ट भी तो नहीं बन सकता है। और सरकार क्या कह रही है? सरकार बेसिकली कह यही रही है, बोल नहीं रही है इतने शब्दों में, कि कुत्तों को आप इस शेल्टर में ले जाओ। शेल्टर में ले जाने के बाद क्या होगा आपको भी मालूम है, दे विल बी कल्ड, उनको बहुत बेरहमी से मार डाल दिया जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आज तक इतना पॉलिटिकल सपोर्ट और इतना फाइनेंशियल सपोर्ट होने के बाद नेशनल कैपिटल रीजन में आप गायों तक को हटा नहीं पाए हो। इतनी गौशाला है तब भी आज गाय आपको सड़क पर दिख जाती है नेशनल कैपिटल के, ऐसा कैसे? अब आप बोल रहे हो 10 लाख कुत्तों के साथ, लेकिन आप वो कर दोगे कि उनको सेफली एक शेल्टर बन जाएगा, फिर उसमें सीसीटीवी लग जाएगा, फिर वो सेफली वहां हंसते खेलते उस शेल्टर में रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की वाणी एक तरफ, लेकिन उनको प्रेशराइज भी तो किसी वजह से किया गया। तो दूसरा साइड ऑफ द डिबेट भी तो आपको समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया क्यों। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े थोड़े तो डेंजरस हैं। 25,000 डॉग बाइट्स दिल्ली में, थैंकफुली रेबीज डेथ्स नहीं हुई हैं, लेकिन 54 डेथ्स रेबीज रिलेटेड पूरे देश में हो चुके हैं। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो 25,000 डॉग बाइट्स है किसी भी नेशनल कैपिटल के लिए, यह अच्छा नंबर नहीं है। और डॉग बाइट केसेस बढ़ रहे हैं, इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। हां, हो सकता है सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके से बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, लोगों के ऊपर ये पैक ऑफ डॉग्स अटैक करते हैं और उसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जब सर्कुलेट होता है तो मामला एक इमोशनल डिबेट तो बन जाता है। यह बात मैं भी बिल्कुल समझता हूं। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट जब खुद इस बात को नोट कर रही है कि जब इतना कठिन सिचुएशन हो गया है, जब इस तरीके से बच्चे मर रहे हैं और उनकी जिंदगी आप वापस नहीं दे सकते हो, तो हम क्या करें? कुछ ना करें। All these animal activists, all these so-called lovers, will they be able to bring back all those children who have fallen prey to rabies? Will they put life back to those children? तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू था सुप्रीम कोर्ट में भी, और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू इस मुद्दे पर होना गलत नहीं है फॉर द डॉग्स और एक्चुअली ट्राइंग टू कंट्रोल द होल सिचुएशन ऑल्सो। कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी का केस याद है? बंदा एक पप्पी को बचाता है, लेकिन वही पप्पी उसे बाइट कर देती है और रेबीज का उसको फुल उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो मारा जाता है। 4 साल के बच्चे जब रेबीज से मारे जाते हैं, केरला में तो ऐसे मल्टीपल केसेस हो चुका है। और यह बात सिर्फ कोई रूरल एरियाज या गांव देहात की बात नहीं है। वाघ बकरी के पराग देसाई की अगर हम बात करें, भैया स्ट्रीट डॉग्स ने इस तरीके से अटैक किया, बचने गए और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं डॉग लवर्स भी ये बात तो मानते हैं कि प्रॉब्लम है। क्वेश्चन इज कि इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से डील करते हो। सीधा कुत्तों को उठा के उनको मार डालोगे, या फिर उनको अच्छी तरीके से उनकी देखभाल की जाएगी, स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा और एक पॉपुलेशन कंट्रोल उनका किया जाएगा इन अ ह्यूमेन मैनर। अब जो पैक ऑफ डॉग्स है ना, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो अटैक हो रहा है ये ज्यादा क्यों हो रहा है। ये पैक ऑफ डॉग्स स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स की वजह से बढ़ रहे हैं। पहले अगर किसी एरिया में 2-4 कुत्ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है, वो खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन जैसे ही डॉग्स का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा ना, वो उतना ही लिमिटेड खाने के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं और इसी के वजह से वो ज्यादा एग्रेसिव बन जाते हैं, गार्बेज में खाना ढूंढ रहे होते हैं या आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं एग्रेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। स्टेरिलाइजेशन तो किया नहीं है आपने, क्योंकि एक फीमेल डॉग कैन गिव बर्थ टू 20 पपीज। और होता यह है कि इन पपीज में कोई अगर मारा जाता है, गाड़ी से कोई कुचल दिया जाता है, तो जो दूसरे डॉग्स होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, व्हीकल्स को, ह्यूमंस को एक एनिमी देखना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए आप देखोगे वो गाड़ियों को चेस कर रहे होते हैं या ह्यूमन बींग्स के ऊपर वो अटैक कर रहे होते हैं, जो कि उनका नेचुरल नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है। और वैसे तो बात सही है कि डॉग्स आर नॉट एग्रेसिव टुवर्ड्स ह्यूमंस, लेकिन ऐसा भी होता है कि एग्रेसिव डॉग्स भी होते हैं और ये अपना एक स्ट्रे डॉग्स का एक पैक बना लेते हैं, अल्फा डॉग बन जाते हैं, दूसरे कुत्तों को भी इंकरेज करते हैं कि तुम अटैक करो। बहुत सारे डॉग लवर्स आपको यही बताएंगे कि ये जो एग्रेसिव अल्फा डॉग्स होते हैं ये डिस्टर्ब करते हैं हार्मनी, ये पूरा अपना एक पैक बनाकर फिर लोगों को अटैक करने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2001 के ऑर्डर में क्लियरली बोला था कि जो सिविक एजेंसीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो स्ट्रे डॉग का पॉपुलेशन है इसको आप कंट्रोल करोगे।
प्रॉब्लम यह है कि ये जो सिविक एजेंसीज हैं, इन्होंने इफेक्टिवली वैक्सीनेशन नहीं किया है, स्टेरिलाइजेशन नहीं किया है, तो प्रॉब्लम यहां है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसको अब कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी हिदायत दे दी है, अब लोग आपस में भिड़ रहे हैं। और फीडिंग का जो इशू है, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, आजकल लोग इसके ऊपर लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट से पूछो, वो आपको बताएंगे कि घर के सामने फीडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के आगे, अपने घर के आगे अगर आप फीड करोगे तो डॉग अपने आप को आपका फुल टाइम पेट सोचेगा, वो टेरिटोरियल हो जाएगा आपके घर के सामने, और फिर कोई भी आएगा जाएगा वहां उस पर अटैक कर सकता है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोड भी कहता है कि डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स की दरकार है। अपने घर के सामने फीड ना करें, डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पर ही कुत्तों को फीड करें। तो ये तो कुछ अदर साइड ऑफ द स्टोरी है, दोनों साइड में ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाहता है कि कुत्तों को इस तरीके से किडनैप करके लिटरली उनको मार दिया जाए, और कोई यह भी नहीं चाहता है कि बच्चों के ऊपर इस तरीके से, या कोई हेल्पलेस इंसान हो उसके ऊपर इस तरीके से डॉग्स अटैक करें। तो अब फाइनली आते हैं कोर मुद्दे पर, सोल्यूशन है या नहीं। मामला बहुत इमोशनल है, लोग काफी बटे हुए हैं, गाली गलौज भी चल रही है, लेकिन अगर इमोशंस को थोड़ा साइड में रखा जाए तो इसमें कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हम कर सकते हैं, लेकिन वन शॉट सॉल्यूशन नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में चाहता है। एक बात तो सब अग्री करेंगे, डॉग लवर्स, नॉन डॉग लवर्स की कोई भी डेवलप्ड कंट्री में आप चले जाइए, इस तरीके की आपको स्ट्रीट डॉग प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। इसमें इंडिया यूनिक है कि इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स, वो भी टॉप सिटीज में आपको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देश का जो एक प्रोजेक्शन है, जो इमेज प्रोजेक्शन है, वो भी गलत है, और जिस तरीके से आप हटाने की कोशिश कर रहे हो डॉग्स को, वो तो बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि हमने एक इंटरनेशनल रिसर्च भी किया इस मामले को लेकर। देखिए, सिटीजंस लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते। बहुत आपको केसेस मिल जाएंगे जहां सिटीजंस ने अब वो गोली मार दे रहे हैं, कुत्तों को पकड़ रहे हैं। यह भी गलत है, और यह भी गलत है कि हम कुछ ना करें, फ्री रन दे दें, और जिस तरीके से बच्चों पर अटैक होता रहे और हम बोले नहीं, कुत्तों को हाथ तक आप नहीं लगाओगे। तो इसका मिडिल पॉइंट क्या है? मिडिल पॉइंट करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि डॉग सेंसस है या नहीं हमारे देश में, कितने डॉग्स की बात कर रहे हैं, कितने डॉग्स की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। अब ये करना मुश्किल है क्योंकि हमारे देश में तो ह्यूमन सेंसस इतने सालों से नहीं हो रहा है, तो डॉग सेंसस पता नहीं कब होगा। लेकिन पहले हमें एक डॉग सेंसस करके देखना होगा कि प्रॉब्लम का स्कोप कितना बड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप शेल्टर बना रहे हो, अगर आप वैक्सीनेशन करा रहे हो, अगर आप स्टेरिलाइजेशन करा रहे हो, आपका डॉग पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड कितना है, एरिया वाइज कितने डॉग्स डिवाइडेड हैं, ये सारी चीजें डेटा वाइज आपको पहले देखनी पड़ेंगी। अब बैंगलोर ने क्या किया है, उन्होंने एक उल्टा, एकदम जो दिल्ली कर रहा है उसका एकदम उल्टा प्रोग्राम चालू किया है। 4 से 5 हजार स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने का प्रोग्राम है। अब खाना खिलाने के साथ साथ बैंगलोर म्यूनिसिपैलिटी ये कह रही है कि हम इनको वैक्सीनेशन भी करेंगे, हम इनका बर्थ कंट्रोल पर भी फोकस करेंगे। 3 करोड़ रुपए सालाना खर्च के साथ एम यह है कि कुत्तों को हम कर्ब करेंगे, एग्रेशन ट्रैक करेंगे, और जो डॉग बाइट केसेस हैं जो कि 1500 के आसपास हैं पर मंथ, उसको बेंगलुरु एरिया में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब इस पर भी डिबेट छिड़ गया है, क्योंकि कुत्तों के ऊपर 22 रुपीस पर डॉग स्पेंड हो रहा है पर डे ऑन मील्स, जबकि बोला जाता है मिड डे एलोकेशन की अगर हम बात करें तो 12.42 रुपीस का स्पेंडिंग हो रहा है। तो लोग बोल रहे हैं ये सब क्या चल रहा है, कुत्तों पर ज्यादा स्पेंड कर रहे हो इंसानों से। लेकिन जो बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनका यह कहना है कि इसी तरीके से हम कुत्तों को ट्रैक कर सकते हैं, उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं, उनको स्टेरिलाइज कर सकते हैं, और उनका एम है कि बैंगलोर को एलिमिनेट करेंगे रेबीज से बाय 2030, 5 सालों में। बंगाल में भी इसी तरीके का एक प्रोग्राम चालू करने की बात हुई है, जहां मिड डे मील्स बच्चों को ही नहीं मिलेंगे, स्कूल के जो इंप्लॉइज हैं, स्टाफर्स हैं, उनको बोला गया है कि एनिमल्स को एक सेट जगह पर आफ्टरनून पर आप उनको खाना खिलाइए, और साथ ही साथ उनका वैक्सीनेशन भी अरेंज कराइए। अब बंगाल गवर्नमेंट ये कह रही है कि इससे आप क्या करोगे, बच्चों को भी एम्पैथी सिखाओगे और उनको भी सिखाओगे कि एनिमल्स का टेक केयर आप कैसे कर सकते हो। अब देखिए, कुछ लोग इससे अग्री करेंगे, कुछ लोग इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एस्टैब्लिश्ड हैं। सबसे पहले रेबीज वैक्सीन की बात हो रही है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बच्चों को अगर उनको डॉग बाइट नहीं भी लगा हो, एज अ प्रिवेंटिव वे आप उनको एक रेबीज प्रिवेंटिव वैक्सीन लगा सकते हो, क्योंकि याद रखिए हमारे देश में अगर 18 से 20 हजार ये जो केसेस हैं रेबीज के, उनमें से 40% बच्चे हैं। तो प्री एक्सपोजर वैक्सीन आप लगा सकते हो फॉर ऑल किड्स अंडर 14 ईयर्स।
साथ ही साथ नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर एक रैबिड एनिमल ने आपको काटा है, कैटेगरी 3 वूंड है, माने थोड़ा गहरा वूंड है, तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना बहुत जरूरी है। यह 100% आपके लिए इफेक्टिव रहेगा इन प्रिवेंटिंग रेबीज फ्रॉम एंटरिंग योर सिस्टम, जो कि एक इशू बन चुका है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो रेबीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा लंबा होता है, लोग पूरा कोर्स नहीं करते हैं वैक्सीनेशन का, विच इज 0, 3, 7, 14 एंड 28 फॉर इंट्रामस्कुलर एंड 0, 3, 7, 28 डेज फॉर इंट्राडर्मल वैक्सीनेशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत लोग इस कोर्स को पूरा नहीं करते हैं। मैं जानता हूं, तजुर्बे से बोल रहा हूं, कर चुका हूं यह कोर्स। और अगेन एक और सेंसिटिव पॉइंट है, बात सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स की नहीं है, रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप की भी बात है। कहीं ना कहीं हमें भी यह दिखाना पड़ेगा कि क्यों डॉग्स जो हैं, जो आज ज्यादा एग्रेशन दिखा रही हैं, क्या हम उन्हें प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे, क्या हम उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दे रहे, या फिर यह प्रचलन बढ़ रहा है, ऐसे एग्रेसिव ब्रीड्स को हम खरीद रहे हैं, ये या तो उनको प्रॉपरली ब्रीड नहीं किया गया था या उनको हम प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते हैं। शो ऑफ के लिए एग्रेसिव ब्रीड तो ले लिया, लेकिन फिर वही एग्रेसिव ब्रीड जाकर दूसरे ह्यूमंस को जाकर बाइट कर रहा है। तो कहीं ना, और कोई मेरे ख्याल से यह नहीं चाहेगा कि शेल्टर इज एन आंसर, क्योंकि शेल्टर का मतलब है कलिंग, शेल्टर का मतलब है डेथ। आईआईटी मद्रास में तो इसका डेटा भी है, 30% जो डॉग्स थे जिनको कैप्टिव रखा गया था शेल्टर में ऑन कैंपस, वो 1 साल के अंदर अंदर ही खत्म हो गए थे। सोचिए अगर आईआईटी के शेल्टर में यह हालत है, तो जब दिल्ली करेगी, एनडीएमसी करेगी, एमसीडी करेगी, तो 30 का क्या होगा। तो थोड़ा सोल्यूशन की बात कर लें, अगर ठंडे दिमाग से आपको सुनना है। सबसे पहले तो सोल्यूशन एक दिन में नहीं आएगा, एक हफ्ते में नहीं आएगा, एक महीने में नहीं आएगा, 1 साल में नहीं आएगा, यह बात आपको समझना होगा। नेदरलैंड्स में 1990s में इस पर काम शुरू हुआ, जब उन्होंने कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिटर्न पॉलिसी को शुरू किया। एनिमल वेलफेयर की तरफ एक तरफ हम फोकस करेंगे और रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप की तरफ दूसरी तरफ फोकस करेंगे। गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम था और डॉग पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही थी इसी प्रोग्राम से रुक गया, विदाउट एनी कलिंग, विदाउट एनी किलिंग ऑफ डॉग्स। तो एक ह्यूमेन तरीका हमें यहां दिखा। यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ, माइक्रोचिपिंग को मैंडेटरी कर दिया। 2015 रेगुलेशंस आए कि भैया देखो 7 दिन तक हम ये जो स्ट्रेज हैं उनको हम पकड़ेंगे, अगर ओनर्स हैं तो ट्रैक करेंगे, रिटर्न होम करेंगे, कोई अडॉप्ट करेगा तो उसको अडॉप्ट करा देंगे, और बहुत नेसेसरी हुआ तो हम यूथनेसिया को भी अलाउ करेंगे। स्विट्जरलैंड ने स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड माइक्रोचिपिंग रूल्स इंट्रोड्यूस किए, और आप कुत्तों को अबैंडन नहीं कर सकते हो, आपको फाइन भी हो सकती है, आपको जेल भी हो सकती है। ये अबैंडनमेंट का भी एक प्रॉब्लम आजकल हम अपने देश में देख रहे हैं। साथ ही साथ जो ब्रीडिंग या सेल के रूल्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं स्विट्जरलैंड में। चलिए, स्विट्जरलैंड बहुत ऊंचा हो गया ना, क्या बात करें हम स्विट्जरलैंड के बारे में, थाईलैंड की बात कर लेते हैं। द सोई डॉग फाउंडेशन दुनिया का लार्जेस्ट CNVR प्रोग्राम चलाती है, जिसका मतलब है कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न एट स्केल। अब इससे फुकेत की स्ट्रे पॉपुलेशन, सोचिए एक और शहर जहां सेम प्रॉब्लम थी जो दिल्ली फेस कर रही है, वहां की स्ट्रे पॉपुलेशन जो रेबीज को पीक कर रही थी, अब वो रेबीज 0 के तरफ आ रही है, और इसीलिए इस मॉडल को थाईलैंड के दूसरे शहर भी अडॉप्ट कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने भूटान, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब में देखा एक सिंपल पैटर्न दिख रहा है। कैप्चर करो, क्वारंटीन करो, एडॉप्शन के लिए डेफिनेटली एडवर्टाइज करो, लो कॉस्ट न्यूट्रलाइजेशन करो, लीगल अलाउंस फॉर यूथनेसिया वेयर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बने, और कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। कहीं भी आपको यह सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी कोर्ट दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, खासकर कि एपेक्स सुप्रीम कोर्ट जिसने बोला हो कि 8 हफ्ते के अंदर, 2 महीने के अंदर 1 मिलियन डॉग्स की पॉपुलेशन को उठाकर किसी सेंटर में डाल दो, फिर वहां वो मर जाए, वहां से कभी वापस ना आ पाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज इनह्यूमन। याद रखिए, यह सब होने के बाद भी मैन्स बेस्ट फ्रेंड डॉग ही है। 60 से ज्यादा जिंदगियां बचाई हिमाचल प्रदेश में। फ्लैश फ्लड आने से पहले कुत्ते ने बताया कि भैया यहां से भाग जाओ, बात कर करके, भौंक कर करके लोगों को नींद से उठाया। और ये देखिए 4 स्ट्रे डॉग्स, हम बहुत सारे जो नेगेटिव स्टोरीज है वो देखते हैं, लेकिन इस केस में देखिए क्या हुआ कि 4 स्ट्रे डॉग्स ने एक बेबी गर्ल को डंपस्टर से बचाया। सोचिए, एक रिंग बनाकर बच्ची को प्रोटेक्ट किया जब तक हेल्प ना आया। तो कहीं ना कहीं डॉग्स को दे ऑल्सो डिजर्व अ बेटर वे।
आई नो दिस इशू इज वेरी वेरी पैशनेट, और दोनों तरफ ही सही पॉइंट्स हैं। कुत्तों को खुला इस तरीके से आप स्ट्रीट्स पर नहीं छोड़ सकते हो, मैं कंप्लीटली अग्री करता हूं, लेकिन इस तरीके से आप बेरहमी से उन्हें मार भी नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं ये जो एक डिबेट आया है, ये जो ऑपोजिशन आया है, इसको देखकर अच्छा भी लगा कि चलो अभी भी जिंदा है कहीं ना कहीं सिविक स्पिरिट, कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा है आपके ऊपर, जो ठूसा जा रहा है आपके ऊपर, उसके खिलाफ आवाज उठाना। बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस पर तो पूरा सपोर्ट है देशभक्त का, लेकिन इसके बाद इंसानों के लिए भी थोड़ा आवाज जरूर उठाइएगा, उन्हें भी आपकी सपोर्ट की काफी दरकार है।